जैसे ही कृपाण आगे बढ़ा, ऐसा लग रहा था कि दाव का एक निशान है जो एक ऋषि की बेहोश शक्ति को दूर कर रहा है। राजेश चंद्र की आकृति चारों से घिरी हुई थी। वह स्टिकी कैरेक्टर तकनीक का उपयोग करते हुए लगातार बाएं और दाएं चकमा देती रही, हालांकि वह अभी भी उनके घेरे से बाहर निकलने में असमर्थ थी। हालांकि उसने अपने चेहरे पर कोई घबराहट नहीं दिखाई। उसने अपनी कृपाण घुमाई और कृपाण की रोशनी रुक गई, जिससे चारों के संयुक्त हमले को अवरुद्ध कर दिया गया। फिर उसने लेंग तिहानियों की ओर देखा, जो किनारे पर खड़ा था। उसके सुंदर चेहरे पर एक ठंडी क्यों दिखाई दी जब उसने उदास आवाज में कहा, लेंग तिहानियों, क्या तुम वास्तव में मुझे इतनी बुरी तरह से मारना चाहते हो? क्या उत्तराधिकारी का पद आपके लिए इतना आकर्षक है? क्या आप अपने पिता से नहीं डरते कि वह जब इन सब के बारे में जान लेंगे तो वे आपको दंडित करेंगे? लिंग तेयानियों की अभिव्यक्ति घूंघट के नीचे नहीं देखी जा सकती थी। उन्होंने राजेश चंद्र के सवाल का जवाब नहीं दिया और उदासीनता से कहा, कचरा, ये एक जॉइंट मार्शल तकनीक है जो एक मार्शल संत को आसानी से मार गिरा सकती है। लगभग आधा घंटा हो गया है और आपने अभी तक उसे नीचे नहीं लेकर आए हो। जब चारों ने लेंग त्यानियों की फटकार सुनी, तो वह अपने हाथों में ताकत बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने राजेश चंद्रा पर और भी क्रूर हमले किए। फीनिक्स रो, ड्रैगन दहाड़, बाघ दहाड़, काला कछुआ। जब चारों ने देखा कि वह लंबे समय के बाद उसे नीचे नहीं ले जा सकते हैं, तो उन्होंने अपने दिलों को मजबूत किया और चिल्लाए। वह जमीन से ऊपर उछल गए। उन्होंने अपनी संयुक्त मार्शल तकनीक के सबसे क्रूर कदम को अंजाम दिया। उनके हाथों पर चार छवियां प्रकट हुईं: दिव्य फिनिक्स, नीला ड्रैगन, सफेद बाघ और काला कछुआ। ये प्राचीन पवित्र जानवर संरचना में दिखाई दिए, जैसे कि वे जीवन में आ गए हों। चारों छवियां एक में, अनगिनत पवित्र जानवर की चीखें गूंज उठी। जब पवित्र जानवरों की क्षीण शक्ति एक साथ विलीन हुई, तो ऐसा लग रहा था कि इसका दम घुट रहा है। हवा भी इस ताकत के तहत जम गई थी। अर्जुन देव युद्धपोत के धनुष पर खड़े थे। वह हल्का आश्चर्यचकित था। उसने कुछ देर तक ध्यान से देखा और अंततः पाया कि इन चारों की मार्शल स्पिरिट्स में पवित्र जानवरों के रक्त का एक निशान था। यद्यपि यह बहुत पतला था, जब इसे एक साथ जारी किया गया, तब भी शक्ति अतुलनीय रूप से भयानक थी। वह वास्तव में नहीं जानता था कि लेंग त्यानियों को ये चारों लोग कहाँ मिले। उनके समन्वय को देखते हुए उन्हें बचपन से ही एक साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए था। राजेश चंद्रा ने थोड़ी भौहें चढ़ाई। उसकी लाल पोशाक तेज हवा में लहरा रही थी। जब उसने देखा कि चार दिव्य जानवर एक में विलीन हो गए हैं, तो उसने ज्यादा डर नहीं दिखाया। हवा गड़गड़ाई, उसके बाल हवा में नाचते रहे और उसकी लंबी पोशाक लहरों की तरह बहती रही। अपने सुंदर चेहरे और प्रभावशाली फिगर के साथ वह एक प्राचीन वॉल्किरी की तरह जमीन पर सीधे खड़ी थी। फ्लेम सोल, सेंट फ्यूरी, फ्लेम डांस। राजेश चंद्र ने कृपाण को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे अपने बाएं हाथ की हथेली पर सरका दिया। ताजा खून कृपाण से नीचे बह गया और जमीन पर गिर गया। ताजे खून के समन के तहत पवित्र हथियार के भीतर प्राचीन ऋषि जीवित लगने लगे। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक ऋषि द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार है। धार्मिकता की कितनी भयानक आभा है। बादलों के भीतर मौजूद अर्जुन देव ने शौक से कहा, बूम। जमीन पर आग की लपटें आसमान में जल गई। लाल लपटों में एक उग्र गर्जना आ रही थी। ये ऐसा था जैसे इसने समय और स्थान के माध्यम से यात्रा की, जो हजारों वर्षों तक चली। राजेश चंद्र आग की लपटों में खड़ी थी। आग की लपटों की टिमटिमाती रोशनी ने उसके लाल चेहरे को रोशन कर दिया। वह हवा में कूद पड़ी और कृपाण जैसे ही आकाश में उड़ी, असीम लपटें ले गई। बैंग! ये एक मृत शाखा को तोड़ने जैसा था। केवल एक कृपाण प्रहार के साथ एक ऋषि की शक्ति को ले जाने वाली लपटों ने तुरंत चारों दिव्य जानवरों को एक में विलीन कर दिया। दिव्य फीनिक्स बिखर गया, काला कछुआ भाग गया, नीला ड्रैगन काट दिया गया और सफेद बाघ को राख के ढेर में जला दिया गया। बैंग बैंग बैंग! वे चारों जोर से जमीन पर गिर गए। उनकी मार्शल स्पिरिट्स को एक घातक झटका लगा था। उनके रंग अतुलनीय रूप से पीले थे और वे थोड़े समय के लिए लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। का ठीक इसी समय लेंग त्यानियों ने अचानक अपनी चाल चली। एक ठंडी रोशनी दिखाई दी और कृपाण की रोशनी की चमक के साथ लेंग त्यानियू राजेश चंद्र के बगल में प्रकट हो गया। ये कृपाण हड़ताल अत्यंत तेज थी और समय बहुत ही सटीक था। ये वही क्षण था जब राजेश चंद्र ऋषि की शक्ति से थक गई थी। यदि राजेश चंद्र के पास ठीक होने का एक पल होता,
तो इस कृपाण प्रहार से उसके घायल होने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि राजेश चंद्र ने पहले से ही लेंग त्यानियों के हमले का अनुमान लगा लिया था, लेकिन वह इसे चकमा देने में असमर्थ थी। कृपाण काटकर राजेश चंद्र की छाती पर एक गंभीर घाव रह गया। खून हवा में बेसमाय वाक बातरा। उसने एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति प्रकट की और अपने हाथ में कृपाण को क्रूरता से आगे बढ़ाया। जब कृपाण लेंग त्यानियों के शरीर पर टकराई तो ऐसा लगा जैसे वह हवा में टक्कर मार रही हो। ये केवल हवा में बची एक बात की छवि थी। लेंग त्यानियों का शरीर पहले से ही उसकी तरफ चमक गया था। उसने ठंडे से खराटे लिए और राजेश चंद्र को लात मारी, जिससे वह जमीन पर उड़ती चली गई। इस किक का बल बहुत तेज था। राजेश चंद्र जमीन पर गिरने के बाद लगातार पीछे की ओर खिसकती रही। उसकी कृपाण जमीन में धंस गई, जिससे एक लंबी खाई बन गई। तभी उसका शरीर धीमा हो गया। अर्जुन देव के हाव भाव बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में युद्ध के मैदान में स्थिति बदल जाएगी। मूल रूप से जब उन्होंने राजेश चंद्र को 4 लोगों से निपटते देखा, तो उन्हें एक कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। बिजली उतारो। आकाश से बिजली का एक झटका उतरा और ताकीब चंद्र को आगे बढ़ने से सफलतापूर्वक रोक दिया। अर्जुन देव ने चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूले को अंजाम दिया और जी चांगकांग की मार्शल तकनीक की नकल की। वह उल्का में बदल गया और तेजी से जमीन पर गिर गया। ताकीब चंद्र ने आकाश में उल्का को देखा और भौएं चढ़ा दी। नानलिंगजी कबीले की मार्शल तकनीक जी चांगकांग यहाँ है। यह सही नहीं है। यह शुद्ध जी कबीले मार्शल तकनीक नहीं है। रहस्यमयी अभिनय करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें अपना असली रंग दिखाऊंगा। ताकीब चंद्र ठंड से हंसे और हवा में छलांग लगा दी। अपने पीछे आफ्टर इमेज की एक श्रृंखला छोड़ गई। ताकीब चंद्र की रफ्तार अपने चरम पर थी। कृपाण जलती हुई अर्जुन देव पर कट गई। विस्फोट। अर्जुन देव ने खुद को प्रकट किया और चिल्लाया। एक उग्र लाल आतिशबाजी आकाश में उड़ गई। इससे पहले कि ताकीब चंद्र समझ पाते कि क्या हो रहा था, वह पहले ही टुकड़ों में टूट चुका था। शॉक वेव से उसका शरीर हवा में ऊंचा फेंक दिया गया था। पर्पल थंडर ट्रू फायर शूट। ताकीब चंद्र को हवा में देखकर अर्जुन देव को लग रहा था कि रैंक 3 एक्सप्लोडिंग तावीज ने उसे पूरी तरह से मारा है, लेकिन उसे कोई घातक चोट नहीं आई। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके और उनके दिल को कस लिया। एक बैंगनी लौ उनकी उंगली के चारों ओर घूमी और ताकीब चंद्र की ओर गोली मार दी। ताकीब चंद्र के शरीर पर एक सुरक्षात्मक ट्रू क्यूई की परत दिखाई दी। जब बैंगनी लॉ ने उस पर प्रहार किया तो इसने एक जोरदार विस्फोट किया। विस्फोट से सदके की लहर ने उसके शरीर को और भी आगे आकाश में फेंक दिया। हालांकि यह उसे कुछ नहीं कर सका। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना ने सुरक्षात्मक ट्रू क्यूई के माध्यम से छेद कर दिया और ताकीब चंद्र की छाती पर एक जेड लटकन देखा। इसने एक फीकी चमक दी। यह इसका गुप्त खजाना होना चाहिए। सुरक्षात्मक ट्रू क्यूई इसके गुप्त खजाने से आना चाहिए था। अर्जुन देव जमीन पर उतरे और राजेश चंद्र की ओर देखा, जिसका बहुत खून बह चुका था और उसका खून पीला पड़ गया था। वह इतनी कमजोर थी कि वह बेहोश हो गई थी। कुछ देर झिझकने के बाद अर्जुन देव ने उसे अपने कंधों पर उठाया और आगे बढ़ गया। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया और जमीन पर नृत्य किया। पलक झपकते ही वह बहुत दूर था। लंबे समय के बाद ताकीब चंद्र आकाश से उतरे। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके काले चेहरे पर रुमाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था और देखता है कि अर्जुन देव राजेश चंद्र को दूर ले जा रहे हैं। उसकी आंखों ने एक जटिल अभिव्यक्ति प्रकट की और वह बुदबुदाया। मनुष्य प्रस्ताव करता है, भगवान निपटाता है। वह मुड़ा और चारों काश्तकारों को जमीन पर चाकू मार दिया। उसके बाद वह भावहीन होकर वयुनियांग शहर की दिशा में चला गया। उसका फिगर बहुत अकेला लग रहा था। अर्जुन देव राजेश चंद्र को उठाकर काफी देर तक चले। जब वह एक जंगल में पहुंचा तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई पीछा करने वाला नहीं है। तभी वह रुका। उसने धीरे से राजेश चंद्र को एक बड़े पेड़ पर बैठा दिया। अर्जुन देव ने जब उसके सीने पर भयानक घाव को देखा तो वह हैरान रह गए। ताकीब चंद्र का हमला बहुत ही निर्मम था। यह न केवल बहुत तेज था, बल्कि यह शॉकिंग भी था। राजेश चंद्र के सीने पर लगा सुनहरा कवच फटा हुआ था। इस समय यह खून से लाल रंगा हुआ था। घाव से खून बहता रहा। अर्जुन देव ने राजेश चंद्र के सीने पर कुछ एक्यू पॉइंट्स लगाए और खून बहना बंद कर दिया। उसके बाद उसने धीरे धीरे उसके भारी कपड़े उतार दिए। अंत में उसने पाया कि यह बहुत यथार्थवादी नहीं था। राजेश चंद्र ने लाल रंग की लंबी ड्रेस पहनी हुई थी, ऊपर और नीचे जुड़े हुए थे। अगर वह इसे हटाना चाहता था तो उसे पूरी ड्रेस उतारनी पड़ती। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव कुछ सब कुछ हटाने जैसा कुछ नहीं कर सकते थे। वह केवल एक छोटा चाकू निकाल सकता था और धीरे धीरे कपड़ा काट सकता था।
जैसे जैसे कपड़े धीरे धीरे काटे गए, अर्जुन देव की आंखों के सामने बर्फ के समान सफेद त्वचा के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दिए। यह थोड़ा चकाचौंध था। अर्जुन देव ने अपने आप को संभाला और सावधानी से घाव को साफ किया। कुछ कपड़ा घाव से चिपका हुआ था। अर्जुन देव ने धीरे से उसे हटा दिया। बेहोश राजेश चंद्र दर्द से कराहने लगे। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके और कोमल हो गए। घाव को साफ करने के बाद अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल निकाली। इसे कुचलने के बाद उसने धीरे से इसे घाव पर लगाया। उसके बाद उसने दूसरी ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल निकाली और उसे खिला दिया। यह सब करने के बाद अर्जुन देव धीरे धीरे रिलैक्स हो गए। सौभाग्य से घाव उसके दिल को चोट नहीं पहुंचाई। हालांकि घाव काफी गहरा था। ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल की औषधि शक्ति के साथ इसे भारी रूप से लगाने के बाद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से साफ कपड़ों का एक सेट निकाला और उन्हें अपने शरीर पर लपेट लिया। राजेश चंद्रा का पीला चेहरा बहुत कमजोर लग रहा था। अर्जुन देव को अचानक लगा कि यह दृश्य कुछ जाना पहचाना सा है। अचानक उन्होंने उस समय के बारे में सोचा जब वह उदास जंगल में राजकुमारी यूईयू से मिले थे। वह भी ऐसी ही थी। न मैटर कि एक महिला कितनी मजबूत थी, उसके पास हमेशा एक कोमल पक्ष होगा। अर्जुन देव ने क्यूई रिटर्निंग पिल की एक बोतल और ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल की एक बोतल निकाली और फिर उसने दवाइयों की पिल्स का परिचय देते हुए एक पर्ची निकाली और इसे राजेश चंद्र के पास रख दिया। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और किनारे पर एक बड़े पेड़ पर छलांग लगा दी। अर्जुन देव पालथी मारकर बैठ गए और खुद को शांत कर लिया। उन्होंने साधना की स्थिति में प्रवेश किया और अपनी आभा को उजागर कर दिया। आसपास के भटकते जंगली जानवर उनके करीब भी नहीं आना चाहते थे। समय तेजी से बीत गया और रात जल्दी हो गई। यद्यपि अर्जुन देव साधना की स्थिति में डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना का एक धागा राजेश चंद्र के बगल में रखकर उनकी स्थिति की निगरानी की। पिताजी मत जाओ। आधी रात को अर्जुन देव एक पेड़ की शाखा पर बैठे थे जब उन्हें कमजोर बड़बड़ाहट सुनाई दी। वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और राजेश चंद्र के पास चला गया। राजेश चंद्र का पीला चेहरा पसीने से लथपथ था। उसकी भौहें कसकर एक साथ बुनी हुई थीं और उसकी सांस बहुत तेज थी। यह स्पष्ट था कि वह एक बुरा सपना देख रही थी और बहुत दबाव में थी। अर्जुन देव ने उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे धीरे सार की एक कोमल धारा में भेजा। क्योंकि अर्जुन देव ने पर्पल थंडर दिव्य मंत्र का अभ्यास किया था, इसलिए उनके सार में अमर क्यूई के प्रभावों का एक चिन्ह था। थोड़ी देर बाद राजेश चंद्रा के हाव भाव धीरे धीरे कोमल हो गए। उनकी सांस धीरे धीरे स्थिर हो गई और उनकी भौहें शिथिल हो गईं। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली और अपने सार को भेजना बंद कर दिया। उसने अपना हाथ हटा लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। पू जैसे ही अर्जुन देव ने अपना हाथ छोड़ा, राजेश चंद्रा ने उसे पकड़ लिया। राजेश चंद्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद में बातें करते हुए लग रही थीं। पापा मत जाओ, ल्यूसू को पीछे मत छोड़ो। उसकी पकड़ बहुत टाइट थी। अर्जुन देव शर्म से लाल हो गए। वह मन ही मन फूट फूट कर रोने लगे। लड़की, तुमने मुझे किसी और के लिए गलत समझ लिया है। मुझे इतनी टाइट से मत पकड़ो। अर्जुन देव ने उसका हाथ छीनने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि यदि वह अपने सार का उपयोग नहीं करता है तो वह ऐसा नहीं कर पाएगा। भले ही उसने अपने सार का उपयोग किया तो भी वह उसे जगाने से डरा था, इसलिए वह केवल धीरे से बैठ सकता था। वह उतना सो भी नहीं सकता था और खेती भी नहीं कर सकता था। वह केवल आंखें खोले किनारे पर खड़ा रहा। शांत जंगल में रात का आकाश भारी था। जब उन्होंने अपने हाथ फैलाए तो कोई भी अपनी उंगलियां नहीं देख सकता था। अर्जुन देव राजेश चंद्रा के पास बैठे और उनकी स्थिर सांसों को सुनने लगे। वो बिल्कुल भी नहीं हिला और बेहद कड़वा महसूस कर रहा था। जब आसमान चमकने वाला था तो आखिरकार अर्जुन देव को लगा कि राजेश चंद्रा की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई है। वो जल्दी से मुक्त हो गया। अर्जुन देव ने राजेश चंद्रा की आंतरिक चोटों की फिर से जांच की और पाया कि वे अब कोई समस्या नहीं है। उसे बस थोड़ी देर आराम करने की जरूरत थी। जब अर्जुन देव खड़े हुए तो उन्हें अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ। वो पूरी रात सोया नहीं था और स्पष्ट रूप से थका हुआ था। अर्जुन देव ने अपने गालों को थपथपाया और पूर्व की ओर देखा। उसने सफेद आकाश की ओर देखा और इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तुमने अनजाने में मेरी जान बचाई। अब मैंने आपकी जान बचाई है और यहां तक कि एक रात के लिए आपके साथ भी था। हम भी हैं। अर्जुन देव ने राजेश चंद्रा की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। 2 कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कुछ खो दिया हो। वो बुदबुदाया, क्या मैं एक जानवर से भी बदतर हूं? आप एक खूबसूरत महिला का एक जीवंत उदाहरण है, जो पूरी रात आपके बगल में लेटी रहती है, फिर भी आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये सही नहीं है। अर्जुन देव जल्दी से पीछे हट गए और राजेश चंद्रा के सुंदर चेहरे को देखा। उसने एक गहरी सांस ली और जल्दी से उसके माथे पर एक चुंबन लगा दिया। उसके बाद वो तुरंत चकमा दिया गया और आगे बढ़ गया। गहरी नींद में आए राजेश चंद्रा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
जब आसमान चमकने वाला था और सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर चमकी, तो वो धीरे-धीरे जाग गई। राजेश चंद्रा ने अपनी आंखें थोड़ी खोली। उसे भेदक रोशनी की आदत नहीं थी। उसने अपने शरीर पर लिपटी जैकेट को देखा और एक संदिग्ध अभिव्यक्ति प्रकट की। क्या किसी ने मुझे बचाया? ये कौन हो सकता है? कल बेहोश होने से पहले राजेश चंद्रा के दिमाग में आखिरी छवि आकाश में बिजली की एक लहर थी। उसे और कुछ याद नहीं रहा था। वो धीरे से खड़ी हुई और उसने पहनी हुई जैकेट को बगल में रख दिया। अंत में उसने पाया कि उसकी जैकेट पहचान से परे फटी हुई थी, जिससे उसकी बहुत सारी त्वचा दिखाई दे रही थी। वो मदद नहीं कर सकती थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी छाती पर घाव केवल एक रात में चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया था। घाव पहले ही पपड़ी का हो चुका था। हालांकि अब भी कुछ सुन्नता थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि ये अब कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा समय पर इसका इलाज किया गया था। यह भविष्य में कोई निशान नहीं छोड़ेगा। मुझे किसने बचाया? ये व्यक्ति स्वर्गीय सैबर मंडप से नहीं होना चाहिए। राजेश चंद्रा का मन सवालों से भर गया। अगर वो होता तो वो निश्चित रूप से मेरे तरफ होता, मेरी रखवाली करता। अचानक उसे वो सपना स्पष्ट रूप से याद आया जो उसने एक रात पहले देखा था। ऐसा लगता है जैसे उसने अपने मृत पिता को अपने बगल में देखा हो। उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया और उसे नहीं छोड़ने को कहा। ऐसा लगता है जैसे ये असली था। राजेश चंद्रा ने अपनी स्थानीय अंगूठी से कपड़ों का एक सेट निकाला। बदलने के बाद उसे अचानक जमीन पर औषधि गोलियों की 2 बोतलें मिली। वो झुकी और उन्हें उठा लिया। जब उसने उन्हें खोला तो एक घनी औषधि सुगंध निकली। ये स्पष्ट था कि ये औषधि गोलियां बहुत उच्च श्रेणी की थीं। उसने कागज की पर्ची उठाई जिसमें औषधि गोलियां पेश की जा रही थीं और उसे ध्यान से पढ़ा। उसके दिल में संदेह मजबूत हो गया। वो कौन था जिसने मुझे बचाया? इसके अलावा उन्होंने सब कुछ इतनी सावधानी से व्यवस्थित किया था। वो इधर-उधर चली गई लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वो मदद नहीं कर सकती थी और निराश महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर नीचा किया और फिर से पेड़ के खिलाफ झुक गई। हालांकि ये जानकर उसे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में वहां बैठे किसी व्यक्ति के निशान थे और ये थोड़े समय के लिए नहीं था। स्वर्गीय सैबर मंडप महान महाराणा राष्ट्र के 3 महान संप्रदायों में से एक था। ये तियानवु राजवंश के बाद से पारित किया गया था। यह हजारों वर्षों से पारित किया गया था। महान महाराण राष्ट्र के लोगों के दिलों में ये एक पवित्र भूमि थी। जैसा कि नाम से सुझाया गया है, ये एक संप्रदाय था जो कृपाण तकनीकों में विशिष्ट था। संप्रदाय की मार्शल तकनीक, चाहे वो आंदोलन तकनीक हो या मानसिक कृषि तकनीक, वो सभी कृपाण तकनीक से संबंधित थीं। कृपाण का अध्ययन करने वालों के लिए ये एक पवित्र भूमि थी। मिस्टी स्मार्ट संप्रदाय पूर्व में और पश्चिम में था, एक कृपाण और एक तलवार। प्राचीन काल से ही कृपाण और तलवार कभी भी एक साथ नहीं थे। इतिहास में दोनों संप्रदायों ने अक्सर लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन दोनों संप्रदायों की शक्ति हमेशा बराबर रही थी और कोई भी स्पष्ट विजेता नहीं था। फिर भी वर्तमान समय में स्वर्गीय सैबर मंडप को 20 वर्ष पहले एक रहस्यमयी आपदा का सामना करना पड़ा था। संप्रदाय की पुरानी पीढ़ी के कई विशेषज्ञों की मृत्यु हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी शक्ति काफी कम हो गई थी। हालांकि किसी ने भी स्वर्गीय सैबर मंडप की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने मार्शल तकनीक को नहीं खोया था जो हजारों वर्षों से चली आ रही थी। व्यवस्था अब भी वही थी। देर सवेर वे शिखर पर पहुंच जाएंगे। ये लिंगयुन पर्वत श्रृंखला में स्थित था जो महान महाराण राष्ट्र की 4 महान पर्वत श्रृंखलाओं में से एक थी। पहाड़ पर 7 बड़ी चोटियां थीं और ये महान महाराण राष्ट्र में सबसे प्रचुर स्पिरिचुअल ऊर्जा वाले स्थानों में से एक था। यदि कोई किसान यहाँ पूरे वर्ष खेती करता है तो उनकी खेती अन्य जगहों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा स्वर्गीय सैबर मंडप में एक आदर्श मार्शल तकनीक प्रणाली और असंख्य साधना संसाधन थे। इसके परिणाम स्वरूप स्वर्गीय सैबर मंडप में शामिल होने वाले लोगों की संख्या हर वर्ष हमेशा भरी रहती थी। लिंगयुन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में व्हाइट सिटी से छोटा नहीं था, जिसे सैबर सिटी कहा जाता था। सैबर सिटी एक ऐसा शहर था जो सीधे स्वर्गीय सैबर मंडप से जुड़ा हुआ था। भूमि, दुकानें, नीलामी घर और एक्सचेंज सभी स्वर्गीय सैबर मंडप के थे। कृपाण शहर को स्वर्गीय सैबर मंडप का बाहरी संप्रदाय भी कहा जाता था। हर वर्ष स्वर्गीय सैबर मंडप के आंतरिक संप्रदाय के पास आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए उत्कृष्ट प्रतिभा वाले शिष्यों को भर्ती करने के लिए 1 महीने का समय होता था। यदि कोई इस 1 महीने से चूक जाता था तो उसे स्वर्गीय सैबर मंडप के आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलता था। वे केवल बाहरी संप्रदाय में परीक्षा दे सकते थे। हर आधे साल में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता था। बाहरी संप्रदाय भी ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी प्रवेश कर सकता था। जो लोग 15 वर्ष की आयु से पहले मार्शल मास्टर नहीं बने थे, उन्हें परीक्षा देने का अवसर भी नहीं मिलता था। बाहरी संप्रदाय के लिए दहलीज पहले ही इतनी ऊंची थी। ये कल्पना करना आसान था कि स्वर्गीय सैबर मंडप के आंतरिक संप्रदाय के लिए आवश्यकताएं कितनी कठोर थीं।
फिर भी हर साल इस जगह में बड़ी संख्या में ब्लेड्समैन प्रवेश करते थे। ये पहले से ही सभी ब्लेड्समैन की पवित्र भूमि थी। एक ब्लेड्समैन के रूप में यदि वे सैबर सिटी नहीं गए, यदि उन्होंने प्रसिद्ध स्वर्गीय सैबर मॉर्निंग सोल गठन का प्रयास नहीं किया, यदि वे यहाँ रहने वाले प्रसिद्ध ब्लेड्समैन से नहीं मिले, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अफसोस होगा। अर्जुन देव और राजेश चंद्रा के आधे महीने के अलग होने के बाद वे आखिरकार प्रसिद्ध साइबर सिटी पहुंच गए। क्योंकि रास्ते में उन पर गलत आरोप लगाए गए थे, तो उन्होंने बहुत समय बर्बाद कर दिया। साइबर सिटी अब दृष्टि में था। कई किसान अपनी पीठ पर बड़े कृपाण लिए जा रहे थे। उनमें से कुछ ने अपनी पीठ पर कई कृपाण रखे हुए थे। अर्जुन देव ने पृथ्वी के कई रैंक के स्पिरिट हथियार भी देखे। साइबर सिटी में प्रवेश करने से पहले ही वे माहौल को महसूस कर सकता था। कृपाण के लिए ब्लेड्समैन की भावना। इस जगह पर यदि आप कृपाण नहीं ले जाते हैं, तो आपको सड़क पर चलने में शर्म आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अर्जुन देव सड़क पर खाली हाथ चलता था, तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता था। सभी ने उसे अजीब भाव से देखा। यहाँ तक कि कुछ एक्सट्रीम ब्लेड्समैन भी थे, जिन्होंने सोचा कि वो साइबर सिटी का अपमान कर रहा था। उनकी निगाहों से हत्या का इरादा प्रकट हो रहा था। अर्जुन देव को बहुत उदास महसूस हुआ। युद्ध की सुविधा के लिए अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को म्यान से सुसज्जित नहीं किया। अगर वो अभी लूनर शेडो कृपाण को बाहर निकालता है, तो ये बहुत असुविधाजनक होगा। अंत में अर्जुन देव इन लोगों की निगाहें बर्दाश्त नहीं कर सके और वे कृपाण शहर में प्रवेश करने से पहले लूनर शेडो कृपाण को म्यान से सुसज्जित करने की तैयारी करने लगे। शहर में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें हेय दृष्टि से देखा जा रहा था। वो डर गया कि अगर वो शहर में प्रवेश करता है, तो उसे ये डर था कि कोई उसे द्वंद्व के लिए चुनौती देगा। कृपाण शहर के दोनों किनारों पर अनगिनत हथियारों की दुकानें थीं। इन हथियारों की दुकानों के सामने कई कृपाण रखे हुए थे। अर्जुन देव ने चारों ओर पूछा और पाया कि जब तक कोई इन कृपाणों में से एक को लेने के लिए पर्याप्त मजबूत है, तब तक वे मुफ्त में कृपाण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। जब अर्जुन देव ने ये सुना, तो वो मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ये दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है कि मैं अपनी शारीरिक शक्ति से कितने कृपाण उठा सकता हूँ। हालांकि अर्जुन देव के पास ऐसा करने के लिए समय या रुचि नहीं थी। वह लापरवाही से एक हथियार की दुकान में चला गया और चारों ओर देखा। दुकान में केवल कृपाण थे, कोई अन्य हथियार नहीं थे। सभी प्रकार के कृपाण थे। घोड़े काटने वाले कृपाण, क्षैतिज कृपाण, पोडाव, लंबी कृपाण, मोटी कृपाण और कुछ कृपाण जिनके नाम अर्जुन देव नहीं जानते थे। ये अर्जुन देव के लिए आंखें खोलने वाला था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि इन कृपाणों में कुछ मूनस्टोन था। वे सभी आत्मिक हथियार थे। यहाँ तक कि कुछ गहन रैंक वाले आत्म हथियार भी थे। ये वाकई चौंकाने वाला था। कृपाणा शहर के बाहर एक साधारण दुकान में वास्तव में बिक्री के लिए बहुत सारे स्पिरिट हथियार थे। यहाँ स्पिरिट वेपन्स स्ट्रीट स्टॉल पर बेचे जाने वाले सामान की तरह थे। दुकान में बहुत सारे लोग नहीं थे। व्यापार बहुत शांत था। अर्जुन देव ने कुछ देर इधर उधर देखा और उनके मन में एक विचार आया। यहाँ बहुत सारे स्पिरिट हथियार हैं। यदि वे लापरवाही से कुछ खरीदता है और उन्हें बेचता है, तो वे भारी लाभ कमा सकता है। अर्जुन देव ने दुकान के मालिक की ओर देखा और पूछा, बॉस, यहाँ कृपाण कितने हैं? दुकान का मालिक 70 के दशक में एक बूढ़ा आदमी था। उसका पतला चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन वह सुस्त नहीं लग रहा था। उन्होंने बहुत ही उत्साही भावना दी। बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन देव को आकार दिया और गर्मजोशी से मुस्कुराए। तुमने बाहरी संप्रदाय में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त नहीं की है ना? उस स्थिति में तुम्हारे पास उन्हें खरीदने की योग्यता नहीं है। अर्जुन देव दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई नियम होगा। उन्हें लगा जैसे उन्हें देखा गया था। वे अजीब तरह से मुस्कुराए और पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं एक म्यान को अनुकूलित कर सकता हूं? बूढ़ा मुस्कुराया, यह संभव है। अपना कृपाण निकालो और मुझे देखने दो। इस बूढ़े व्यक्ति का रवैया बहुत कोमल था, जिससे लोगों को सहज महसूस होता था। अर्जुन देव ने संकोच नहीं किया और लूनर शैडो कृपाण को बाहर निकाला और बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया। बूढ़े ने लूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया और धीरे से सहलाया। उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, जबकि वह धीरे से मुस्कुराया। ये एक अच्छा कृपाण है। मैंने कई वर्षों में ऐसा कृपाण नहीं देखा है। कृपाण का चाप कटाना और क्षैतिज कृपाण के बीच कहीं होता है। प्रवाह का नियंत्रण लगभग सही है। ये कृपाण की ताकत और सुंदरता दोनों को ध्यान में रखता है। ये करीब 2 मीटर लंबा है। एक निश्चित स्तर के कौशल के बिना कोई भी इस कृपाण को बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति का काम होना चाहिए,
इसमें हाउटियान संप्रदाय की शैली है। अर्जुन देव हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये बूढ़ा आदमी सिर्फ कृपाण से इतना अनुमान लगा पाएगा। हालांकि हाउटियान संप्रदाय पहले ही नष्ट हो चुका था। अगर ये बूढ़ा आदमी उसकी परीक्षा लेना चाहता तो अर्जुन देव भरी मुसीबत में पड़ सकते थे। सीनियर मजाक कर रहे होंगे। हाउटियान संप्रदाय तो इतनी देर से नष्ट हो चुका है। मेरी कृपाण में हाउटियान संप्रदाय की शैली कैसे हो सकती है? अर्जुन देव ने इनकार कर दिया। बूढ़े ने चंद्रशाह कृपाण अर्जुन देव को सौंप दी और मंद मंद मुस्कुराए। युवक, किसी भी चीज को इनकार करने में जल्दबाजी मत करो। मैंने अभी तक कुछ भी पुष्टित नहीं किया है। तुम्हें शांत रहने की जरूरत है ताकि तुम खुद को बेहतर तरह से छिपा सको। यदि तुम इसे इनकार करने की जल्दबाजी में हो तो तुम और भी तेजी से उजागर हो जाओगे। हालांकि हाउटियान संप्रदाय नष्ट हो गया था, लेकिन उनके द्वारा पारित किए गए हथियारों की संख्या अभी भी बहुत बड़ी है। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बूढ़े आदमी को इन बातों की परवाह नहीं है। अर्जुन देव चौंक गए। उसने लूनर शैडो कृपाण प्राप्त की और बूढ़े व्यक्ति की गर्मजोश मुस्कुराहट को फिर से देखा। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह अथाह था। वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया। सीनियर, शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि ये म्यान पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये सिर्फ एक बदबूदार बूढ़ा आदमी है। इतना ही कि वह लंबे समय तक जीवित रहा है। इसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता। मेरे पास आपने कृपाण के लिए एक तैयार म्यान है। बूढ़े के बोलने के बाद उसने कैबिनेट से एक धूल भरी म्यान निकाली और उसे धीरे से पहुंचा। बूढ़े की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। ये ऐसा था जैसे ये म्यान नहीं, बल्कि कोई ऐसी चीज थी जिसे वह सबसे अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद अर्जुन देव के सामने एक अत्यंत प्राचीन दिखने वाली म्यान पूरी तरह से प्रकट हो गई। अर्जुन देव ने म्यान प्राप्त की। उसने इसे हिलाया और लूनर शैडो कृपाण पूरी तरह से म्यान में प्रवेश कर गई। लूनर शैडो कृपाण म्यान में प्रवेश करने के बाद तुरंत गायब हो गई। अगर वह इसे अपने हाथ में नहीं पकड़े होता तो वह इसके अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाता। बूढ़ा मुस्कुराया। अर्जुन देव का चेहरा शौक से भर गया। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। यह म्यान केवल लूनर शैडो कृपाण के लिए बनाई गई थी। इसमें कुछ अजीब नहीं था। यह ऐसा था जैसे वह अनगिनत वर्षों से चुपचाप वहां प्रतीक्षा कर रहा है, लूनर शैडो कृपाण के आने का इंतजार कर रहा है। अर्जुन देव अपने सदमे से उबर गया। हालांकि उसे अजीब लग रहा था, लेकिन वह इस म्यान से बहुत संतुष्ट था। उसने पूछा, इस म्यान की कीमत कितनी है? 10 ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। अर्जुन देव कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह मुस्कुराया और कहा, सीनियर, क्या आपने इसे गलत कहा या मैंने गलत सुना? 10 ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स एक सुपीरियर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक स्पिरिट वेपन खरीदने के लिए पर्याप्त होते हैं। एक म्यान इतनी महंगी कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये इसके लायक नहीं है? युवक, ये कीमत वास्तव में बिल्कुल महंगी नहीं है। इसे ध्यान से महसूस करो। क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस नहीं होता? अर्जुन देव ने नफरत से सोचा कि ये आदमी वास्तव में बूढ़ा और चतुर है। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे जीवित खाने जा रहा है। हालांकि 10 ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स अर्जुन देव के लिए कुछ नहीं थे, लेकिन ये ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे वह लापरवाही से निकाल सकता था। उसने अनंतवीर गौर के शरीर से केवल 10 ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स प्राप्त किए थे। अंत में अर्जुन देव ने उन्हें 10 ग्रेड स्पिरिट स्टोन सौंप दिए। वह वास्तव में इस म्यान को पसंद करता था और इसे खोला नहीं चाहता था। युवक, चूंकि कृपाण पहले से ही म्यान है, इसलिए इसे लापरवाही से बाहर मत निकालो। यदि स्वर्गीय कृपाण मंडप में किसी को पता चलता है कि तुम्हारे पास थंडर किंग की विरासत है, तो तुम दयनीय मौत मरोगे। यह सुनकर जब अर्जुन देव दरवाजे पर पहुंच चुका था, तो वह अचानक रुक गया। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना फूट गया, जैसे वह धीरे धीरे घूमता रहा। अर्जुन देव की आंखों में मार डालने का हल्का सा इरादा था, जैसे वह मुस्कुराते हुए बूढ़े व्यक्ति को घूर रहा था। उसके दाहिने हाथ ने कृपाण की मूठ को पकड़ लिया, किसी भी क्षण उसे खींचने की तैयारी कर रहा था। बूढ़े आदमी, तुम बहुत कुछ जानते हो। अर्जुन देव ने अपना पूरा ध्यान बूढ़े आदमी पर केंद्रित कर दिया। उसका दिल हैरानी से भर गया। थंडर किंग की विरासत उसका सबसे बड़ा रहस्य था। यह रहस्य ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। थंडर किंग ने अपने जीवन में बहुत से दुश्मन बनाए थे। अपने उत्तरार्ध में वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और अंत में गिर गया। इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारे सवालों को जन्म दिया। इस बूढ़े आदमी ने केवल चंद्रछाया कृपाण पर एक नजर डाली और अर्जुन देव की पहचान का पता लगा लिया। ये वाकई चौंकाने वाला था। यदि थंडर किंग की विरासत के पास होने का रहस्य उजागर हो गया, तो वह पर्याप्त मजबूत नहीं होगा
और उसके पास एक अजय समर्थक नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि महारण राज्य में उसका स्थान ना हो, पूरी दुनिया उसके खजाने के लिए उसे मार डालेगी। पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ एक कदम उठाने के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। अर्जुन देव की निर्विवाद हत्या के इरादे का सामना करते हुए बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव नहीं बदले। वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, छोटे दोस्त, ऐसा लगता है कि आप बूढ़े का सम्मान नहीं करते हैं और युवाओं को संजोते हैं। यह अच्छा नहीं है। डैंग। जैसे ही बूढ़े ने बोलना समाप्त किया, दुकान के दरवाजे हिल गए और बंद हो गए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, दुकान में जगह तुरंत अंधेरा हो गई। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और यह जानकर भयभीत हो गए कि आसपास की अलमारियां गायब हो गई थीं। जब उसने चारों ओर देखा तो केवल एक असीम अंधेरा था। वह अंत नहीं देख सका। काका। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण खींची और चंद्र छाया कृपाण की पिच काले ब्लेड पर एक ठंडी रोशनी चमक उठी। कृपाण की रोशनी की एक झलक थी क्योंकि उसने कृपाण को खींचते हुए निष्पादित किया। अर्जुन देव ने हवा में छलांग लगाई। उसने पहला कदम उठाने और बूढ़े आदमी पर हमला करने का फैसला किया। बूढ़े आदमी के हाव भाव नहीं बदले क्योंकि वह उसके सामने खड़ा था। हालांकि अर्जुन देव को लगा कि उनकी और बूढ़े आदमी के बीच की दूरी दुनिया से अलग थी। अर्जुन देव ने हवा में अपनी मुद्रा बनाए रखी, अपनी कृपाण पकड़ी और हवा में छलांग लगाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक बड़ी दूरी तय कर ली हो। हालांकि उसके और बूढ़े आदमी के बीच की दूरी बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। बूढ़ा स्पष्ट रूप से अर्जुन देव के सामने था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो क्षितिज से भी दूर था, जैसे कि कोई अंत नहीं था। ये जगह वास्तव में एक छोटी दुनिया को साकार कर रही थी। इसके अलावा यह एक छोटी दुनिया थी जिसे नियंत्रित किया जा सकता था। अर्जुन देव ने जब बूढ़े व्यक्ति का भावहीन चेहरा देखा तो वे अत्यंत चकित रह गए। क्या यह बूढ़ा आदमी ऋषि हो सकता है? बाहर जाओ और शांत हो जाओ। भविष्य में तुम्हें बड़ों का सम्मान करना और युवाओं को संजोना सीखना होगा। बूढ़े ने अपनी लंबी आस्तीन को धीरे से लहराया और एक अप्रतिरोधी शक्ति ने अर्जुन देव को पीछे धकेल दिया। अर्जुन देव की गति बहुत तेज थी। हवा की आवाज उसके कानों में सीटी बजी। बैंग। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन देव ने अनगिनत विमानों को पार कर लिया हो। एक जोरदार उछाल के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने देखने के लिए अपना सर उठाया तो उसने खुद को पाया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि वहां सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके चारों ओर लोग आते जाते थे, अर्जुन देव को अजीब तरह से देख रहे थे। मूर्ख की तरह देखे जाने के बाद अर्जुन देव ने झट से उठकर अपने शरीर की जांच की। उसने पाया कि वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था। यह स्पष्ट था कि बूढ़ा आदमी पीछे हट गया था। एक छोटी दुनिया को साकार करना और अंतरिक्ष के नियमों को समझना, ये सभी क्षमताएं हैं जो केवल ऋषियों के पास होती हैं। क्या वह बूढ़ा आदमी वास्तव में ऋषि था? अर्जुन देव को लगा कि यह संभव है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बूढ़े व्यक्ति ने उसे जो आभा दी वह यिंग यू की तुलना में ज्यादा मजबूत नहीं थी। सबसे अच्छा वह केवल एक मार्शल सम्राट था, वह निश्चित रूप से मार्शल ऋषि नहीं था। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को बूढ़े आदमी के दुकान में बढ़ाया। उसके मन में एक मजबूत आभा दिखाई दी। कुछ देर बाद अर्जुन देव ने उस आभा के स्रोत की खोज की। यह दुकान में एक आयतकार लकड़ी का बक्सा था। जब अर्जुन देव ने लकड़ी के बक्से में अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को अवरुद्ध करने वाली एक निराकार बाधा की खोज की। अर्जुन देव ने हार नहीं मानी और कुछ और बार कोशिश की। हालांकि वह हर बार असफल रहे। अंत में उन्होंने अपने आध्यात्मिक भावना को बूढ़े आदमी के शरीर पर केंद्रित किया। अर्जुन देव ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उन्होंने एक अतुलनीय चौंकाने वाली घटना की खोज की। अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस लेते हुए अर्जुन देव ने अपने आप में बुदबुदाया, इस व्यक्ति के शरीर में मार्शल स्पिरिट नहीं है। हालांकि उन्होंने जो आभा दी वह निश्चित रूप से इस ओर इशारा करती है कि वह कभी मार्शल किंग विशेषज्ञ थे। अगर ऐसा था तो इसका एक ही कारण हो सकता है। इस विशेषज्ञ को किसी ने गंभीर रूप से घायल कर दिया, उनकी मार्शल स्पिरिट नष्ट हो गई, वह अपंग हो गए। फिर भी अर्जुन देव अभी भी बूढ़े आदमी से डरते थे। यदि उस लकड़ी के बक्से में पूर्ण पवित्र हथियार नहीं था तो यह किंग ग्रेट आक्रमण प्रकार का गुप्त खजाना होता। दुकान के भीतर बूढ़ा आदमी एक अपराजय स्थित्व था। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। चूंकि बूढ़े व्यक्ति का कोई बुरा इरादा नहीं था, इसलिए उसे परेशान करना जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुड़कर जाने के बाद अर्जुन देव शांत नहीं हो सके। कृपाण शहर के बाहर बहुत सारी दुकानें हैं, क्या इन सभी में ऐसे विशेषज्ञ छिपे हो सकते हैं? इसी सोच के साथ अर्जुन देव अनजाने में दूसरे दुकान में चला गया। दुकान का मालिक एक मध्यम उम्र का आदमी था। अर्जुन देव की आंखें मशालों की तरह चमक रही थीं जब वह उसकी तरफ देख रहा था। वह देखना चाहता था कि उसके बारे में कुछ अलग है। छोटे भाई, क्या तुम कुछ खरीदना चाह रहे हो? अर्जुन देव के द्वारा घूरे जाने के बाद अधेड़ उम्र के आदमी ने कांपते हुए आवाज में पूछा। यह सुनकर अर्जुन देव की बुद्धि ठीक हो गई। उसे लगा कि यह अफसोस की बात है। यह व्यक्ति वास्तव में सिर्फ एक साधारण दुकान का मालिक था। उसके बारे में कुछ भी खास नहीं था।
हालांकि उसे दुकान के मालिक के प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए, यह एक समस्या थी। आखिरकार वह पहले से ही जानता था कि यहाँ स्पिरिट वेपन्स बाहरियों को नहीं बेचे जाएंगे। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और ताकीब चंद्र के बारे में पूछने का फैसला किया। आखिरकार वह पहले ही राजेश चंद्र की हत्या करके जघन्य अपराध कर चुका था। उन्होंने जांच के अंदाज में पूछा, मैं चारों ओर पूछना चाहता हूँ, क्या सेबर सिटी में हाल ही में कुछ बड़ा हुआ है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अर्जुन देव को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और कहा, अगर आप बड़ी चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं तो सेबर सिटी में हर दिन बड़ी चीजें हो रही हैं। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले कुछ चौंकाने वाला हुआ था। दुकान का मालिक बोलना बंद कर गया। अर्जुन देव ने चुपचाप समझा और एक नोट हाथ दे दिया। दुकान के मालिक ने वह प्राप्त किया और लापरवाही से उस पर नजर डाली। उसने पाया कि वह 10,000 चांदी के टेल्स के लिए बैंक नोट था। दुकान का मालिक मदद नहीं कर सका और खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। वह खुशी से झूम उठा और कहा, कुछ दिन पहले लिंग्यून पर्वत श्रृंखला के तियान यूपी के पहले युवा मास्टर ताकीब चंद्र बाहर से लौटे और तियानवीस कवरिंग की धमगूत हड़ताल संरचना में घुसपैठ की। दरअसल यह बात ताकीब चंद्र के बारे में थी। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके और जिज्ञासा से पूछा, वह स्वर्गीय कृपाण शोक आत्मा गठन में क्यों गया? दुकानदार ने हंसते हुए कहा, क्यों बेशक कृपाण खींचने के लिए। स्वर्गीय कृपाण मंडप में एक अफवाह है जो हजारों सालों से चली आ रही है। जब तक कोई स्वर्गीय कृपाण मंडप में प्रवेश करता है और उपदैवी हथियार खींचता है, तब वह तुरंत स्वर्गीय कृपाण मंडप का मंडप मास्टर बन सकता है। फिर क्या उसने इसे खींच लिया? अर्जुन देव ने दिलचस्पी से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय कृपाण मंडप में ऐसी कोई बात होगी। यह बहुत आश्चर्यजनक था। यदि मिष्टी तलवार संप्रदाय का कोई व्यक्ति इस कृपाण को खींचने में सफल हो जाता, तो क्या वह स्वर्गीय कृपाण मंडप का मंडप मास्टर बन जाता? बस इसके बारे में सोचना दिलचस्प था। इसके अलावा स्वर्गीय कृपाण शोक आत्मा गठन में 81 छोटी संरचनाएं हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं, एक बड़ी संरचना बनाते हैं। यह प्राचीन युग से अस्तित्व में है। यदि कोई इससे गुजरना चाहता है तो न केवल उसे खेती के क्षेत्र की आवश्यकता है, बल्कि उसे कृपाण तकनीकों की समझ की भी आवश्यकता है। वह एक चोटी मार्शल ग्रैंड मास्टर कैसे अंदर आ सकता है? वह 7वें फॉर्मेशन में फंस गया था और अंततः उसके पिता ने उसे बचा लिया। अर्जुन देव की दिलचस्पी पूरी तरह से बढ़ गई थी। उसने जल्दी से पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, इस बात को लेकर बॉस कुछ उलझन में था। उन्होंने कहा, मैंने केवल उसके बारे में सुना कि उसके बाद क्या हुआ। ऐसा लग रहा था कि ताकीब चंद्रा ने कुछ गलत किया है। उसके पिता उसे बंद करना चाहते थे। अंत में उसने अपनी ही खेती को पंगु बना दिया और खुद को स्वर्गीय कृपाण मंडप की कृपाण जेल में बंद करने की पहल की। जब उन्होंने यह खबर सुनी तो अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि ताकीब चंद्रा ने उन्हें कृपाण जेल में क्यों बंद कर दिया, लेकिन यह काफी अच्छा था कि उन्हें उनसे मिलने की जरूरत नहीं थी। चंद्रछाया कृपाण को पकड़े हुए अर्जुन देव सीधे कृपाण शहर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद वह शहर के द्वार पर पहुंचा और प्रवेश कर का भुगतान करना शुरू कर दिया। यहाँ प्रवेश कर चुकाने का तरीका देखकर अर्जुन देव हैरान रह गए। कर की राशि वास्तव में उस कृपाण के वजन से निर्धारित होती थी जिसे कृषक ले जा रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपके पास कितने कृपाण थे, चाहे वे किसी भी ग्रेड के हों, वे कितने भारी हों, आपको कर का भुगतान करना होगा। कृपाण का वजन 85 किलोग्राम है, म्यान का वजन 70 किलोग्राम होता है। कुल मिलाकर इसका वजन 155 किलोग्राम है। छोटे भाई, तुम्हें प्रवेश कर के रूप में 1155 चांदी के ताले चुकानी होंगी। द्वार की रखवाली कर रहे 2 साधकों ने अर्जुन देव के चंद्रछाया कृपाण को तराजू से हटा दिया। वे अर्जुन देव से बात करते हुए मुस्कुराए। अर्जुन देव के दिल में खूब पसीना आ गया था। यह असाधारण रूप से महंगा था। जब उसने एक भाई को अपनी पीठ पर 7 कृपाण ले जाते देखा तो वह और भी उदास महसूस करने लगा। उन्हें 10,000 चांदी के टेल्स का भुगतान करना पड़ा। हालांकि अर्जुन देव को भुगतान तो करना ही पड़ा, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। भुगतान करने के बाद वह चला गया। भुगतान करने के बाद गार्डों ने अर्जुन देव से कुछ सवाल पूछे और उनके जन्मस्थान, नाम और उम्र को दर्ज किया। उसके बाद उन्होंने अर्जुन देव को एक फॉर्म सौंपा और कहा, साइड में जाओ और एक पहचान टोकन बनाओ। भविष्य में आपको इस पहचान टोकन के साथ कृपाण शहर में प्रवेश करते समय प्रवेश कर का भुगतान नहीं करना होगा। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और कहा, सौभाग्य से मुझे हर बार भुगतान नहीं करना पड़ता है, अन्यथा मुझे अपनी सारी संपत्ति काटनी होगी। पहचान पत्र की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल थी। फॉर्म सौंपने और आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद दूसरे पक्ष ने लकड़ी का काट दिया।
कार्ड के सामने की तरफ अर्जुन देव की जानकारी उकेरी गई थी और पीछे की तरफ एक लंबी कृपाण के साथ एक पर्वत शिखर उकेरा गया था। लकड़ी के टोकन को अपनी कमर से बांधने के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार प्रसिद्ध कृपाण शहर में प्रवेश किया। शहर की सड़कें कृपाण ले जाने वाले काश्तकारों से घनी भरी थीं। हर 100 मीटर पर एक अखाड़ा देखा जा सकता था और हर क्षेत्र में लोगों की भीड़ थी। यह बहुत जीवंत था। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट का मार्शल आर्ट के प्रति प्यार अपने चरम पर पहुंच गया था। ब्लेड्समैन से भरे होने और कई अरीना होने के अलावा सेबर सिटी अन्य शहरों से बहुत अलग नहीं था। अर्जुन देव ने सिटी लॉर्ड्स मैंशन के स्थान के बारे में पूछताछ की और तेजी से उसकी ओर बढ़ गए। सेबर सिटी के सिटी लॉर्ड को हेवनली सेबर पवेलियन द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने स्वर्गीय कृपाण मंडप के पूरे बाहरी संप्रदाय का प्रबंधन किया। संप्रदाय में सिटी लॉर्ड की स्थिति उन पीक मास्टर्स के बाद दूसरे स्थान पर थी। उनके पास एल्डर्स असेंबली में भी एक सीट थी। सिटी लॉर्ड्स मैंशन के प्रवेश द्वार पर अर्जुन देव ने वह सिफारिश पत्र दिया जो सुहानी ने उसे गार्ड को दिया था। लाल सिफारिश पत्र पर फैंग कलवानी की मोहर और प्रतीक था, साथ ही सुहानी के हस्ताक्षर भी थे। गार्ड की आंखें बहुत अच्छी थी। वह सिफारिश पत्र की प्रामाणिकता को बहुत जल्दी बता सकता था। उसने अर्जुन देव को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। उसे मामले की रिपोर्ट करने के लिए गया। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति जल्दी से भागकर आ गया। वह माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, भाई सिटी लॉर्ड इस समय एक महत्वपूर्ण अतिथि से मिल रहे हैं। आपको कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। पहले आराम करने के लिए मेरे साथ साइड हॉल में आओ। सिटी लॉर्ड्स मैंशन का रवैया बहुत विनम्र था। अर्जुन देव को नहीं लगता था कि वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वह मंद मंद मुस्कुराया और आराम से उस व्यक्ति के पीछे पीछे सिटी लॉर्ड्स मैंशन में चला गया। कुछ आंगनों और बगीचों में से गुजरने के बाद अर्जुन देव को बगल के हॉल में लाया गया। गार्ड ने तुरंत अपनी विदाई ले ली और अर्जुन देव को वहां अकेला छोड़ दिया। अर्जुन देव ने काफी देर तक इंतजार किया। सिटी लॉर्ड्स मैंशन के रिसेप्शन हॉल में सेबर सिटी के सिटी लॉर्ड गगनवीर लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। चाय की मेज से अलग एक बूढ़ा आदमी था। उसने अर्जुन देव के सिफारिश पत्र को नाखुश भाव से देखा। उनके पीछे लगभग 16 से 17 साल का एक युवक खड़ा था। उसने अपनी पीठ पर कृपाण रखी थी और उसके चेहरे पर उदासीन अभिव्यक्ति थी। कभी कभी उसकी आंखों में शत्रुता की एक निशानी होती थी। बूढ़े ने सिफारिश पत्र मेज पर रख दिया और गगनवीर का सामना किया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ओल्ड जी, हम एक सप्ताह पहले ही इस पर सहमत हो गए थे। आपने आखिरी समय पर अपना मन क्यों बदल लिया? गगनवीर मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ओल्ड सैन, मेरे लिए चीजों को मुश्किल मत बनाओ। तुम इस पर एक नज़र क्यों नहीं डालते कि मुझे सिफारिश पत्र किसने दिया? उस पर मिस फैंग के हस्ताक्षर हैं। मैं मिस फैंग को फेस नहीं दे सकता। स्वर्गीय कृपाण मंडप और फैंग कलवानी सैकड़ों वर्षों से एक साथ काम कर रहे हैं। वे ही लोग हैं जो शहर के अंदर और बाहर स्पिरिट वेपन्स और बैटल आर्मर के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ही लोग हैं जो स्वर्गीय कृपाण मंडप द्वारा निर्मित स्पिरिट स्टोन्स को संभालते हैं। फैंग कलवानी के पास लोगों की सिफारिश करने का अधिकार है। यह मैंने नहीं कहा था, यह पिछले पवेलियन मास्टर ने कहा था। इसके अलावा इस बूढ़े आदमी पर मिस फैंग का भी एहसान है। इस बार मैं इसे उसे वापस कर सकता हूँ। जब ओल्ड सैन ने यह सुना तो उसने अपनी हथेली के फिरले से एक जेठ बोतल निकाली। उसने धीरे से बोतल का ढक्कन खोला और एक घनी औषधीय सुगंध तुरंत फैल गई। जब कोई इसे सूंघता है तो तरोताज़ा महसूस करते हैं। गगनवीर के हावभाव थोड़े से बदल गए। उन्होंने पूछा, ओल्ड सैन, क्या यह इमॉर्टल क्लाउड लाइफ एक्सटेंडिंग पिल है? ओल्ड सैन ने गर्व की अभिव्यक्ति प्रकट की और उदासीनता से कहा, यह ठीक है। यह रैंक 7 इमॉर्टल क्लाउड लाइफ एक्सटेंडिंग पिल है। इसका सेवन करने के बाद यह किसी की उम्र को 20 वर्ष तक बढ़ा सकती है। मूल रूप से मैं इसे सेवा समाप्त होने के बाद ओल्ड जी को देने वाला था। गगनवीर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, ओल्ड सैन, तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तुम्हारे पोते की प्रतिभा के साथ जब तक वह आधे साल तक बाहरी संप्रदाय में रहता है, तब तक उसे निश्चित रूप से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश का अवसर मिलेगा। इसके अलावा यह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से उसकी देखभाल करेगा। स्पिरिट स्टोन्स, औषधि गोलियां और मार्शल तकनीकों की कोई कमी नहीं होगी। ओल्ड सैन ने अपने बगल के युवकों की ओर देखा और कहा, ये थे कि प्रतिभा के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हालांकि आधा साल बहुत लंबा है। वह पहले ही 16 साल बर्बाद कर चुका है। मैं नहीं चाहता कि वह और समय बर्बाद करे। गगनवीर उठे और हॉल के चारों ओर टहलने लगे। उसके चेहरे पर विरोधाभासी भाव थे। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने अपना मन बना लिया। उन्होंने कहा, मैं एक रास्ता सोचूंगा। पहले मैं इस व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए एक मिशन स्थापित करूंगा।
अगर इस व्यक्ति में कोई क्षमता नहीं है तो इसे भूल जाओ। यदि वह पास नहीं हो सकता है तो मैं पहले उसके लिए बाहरी संप्रदाय में प्रवेश की व्यवस्था करूंगा। तियान्यू पीक पर स्थान तुम्हारे बेटे के लिए आरक्षित रहेगा। थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो। गगनवीर के बोलने के बाद वह बगल के हॉल में चला गया। गगनवीर के जाने के बाद ओल्डसेन तुरंत उठकर दरवाजे पर चला गया। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को बुलाया और उसे स्थिति के बारे में बताया। अंत में कहा, मैं कुछ भी अप्रत्याशित होना नहीं चाहता। क्या सुमित सेन स्वर्गीय कृपाण मंडप के आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं? यह अगले कुछ 100 वर्षों के लिए यूनियांग शहर में हमारे सैन्य कलवानी की स्थिति को प्रभावित करेगा। जब वह व्यक्ति बाद में बाहर आए तो उस पर नजर रखें। अगर वह इसे पूरा नहीं करता है तो ये ठीक है। हालांकि अगर वह करता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है ना? ये बूढ़ा आदमी एक मीडियल ग्रेड मार्शल सेंट था। ये सुनने के बाद उसने उदासीनता से कहा, कबीले के प्रमुख, कृपया निश्चिंत रहें। इतनी छोटी सी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। बगल के हॉल में जैसे ही अर्जुन देव का धैर्य खत्म हुआ, कदमों की आहट सुनाई दी। बगल के हॉल का दरवाजा खुला और 70 साल से अधिक उम्र का एक बूढ़ा आदमी बड़ी प्रगति के साथ अंदर आया। जैसे ही वो चला, उसने एक प्रभावशाली आभा दी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और वास्तव में इस व्यक्ति की ताकत को महसूस करने में असमर्थ थे। ये ऐसा था जैसे उसकी आध्यात्मिक भावना विशाल समुद्र में डूब गई हो। ये अथाह था। वो आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सका। जब गगनवीर ने अर्जुन देव को देखा तो वो धीरे से मुस्कुराए और कहा, मेरी माफी, मुझे कुछ करना है और मैंने छोटे भाई को इंतजार कराया है। कृपया अपराध न करें। बोलते ही उन्होंने अर्जुन देव को आकार दिया। जब उनकी नजर अर्जुन देव के शरीर पर पड़ी तो अर्जुन देव को लगा जैसे उन्हें पूरी तरह से देखा गया हो। वो अब कोई रहस्य नहीं रख सकता था। हालांकि अर्जुन देव घबराए नहीं। उन्होंने अभी अभी एक नकली ऋषि को देखा था। ये स्थिति उस स्थिति की तुलना में कुछ भी नहीं थी। अर्जुन देव ने खड़े होकर मुट्ठी मुट्ठी से सलामी दी। उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, नमस्कार वरिष्ठ। एक जूनियर के रूप में प्रतीक्षा करने में कोई बुराई नहीं है। गगनवीर ने खुद को सिर हिलाया। हालांकि अर्जुन देव केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर थे, लेकिन वो गगनवीर की आभा के तहत शांत और विनम्र रहने में सक्षम थे। ये काफी दुर्लभ था। गगनवीर ने अर्जुन देव को बैठने का इशारा किया। वो मुस्कुराया और कहा, ये बूढ़ा आदमी गगनवीर है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे ओल्ड जी कह सकते हैं। मैंने अभी तक छोटे भाई का नाम नहीं पूछा है। ये चेन, ये पत्तियों की तरह, चेन जन्म के रूप में। ये चेन अर्जुन देव का वर्तमान उपनाम था। अर्जुन देव नाम वर्तमान में यान कबीले द्वारा वांटेड था, यहां तक कि शीहे प्रांत में भी। इसे सीधा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं था। गगनवीर ने फिर से विनम्रता से कहा, ये चेन, मैंने मिस फैंग का इशारा पत्र देखा है। उनके शब्द आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। मैं निश्चित रूप से मिस फैंग को चेहरा दूंगा। हालांकि स्वर्गीय सेबल मंडप का आंतरिक संप्रदाय पूरे स्वर्गीय सेबल मंडप की रीढ़ की हड्डी है। इसे मिलाया नहीं जा सकता है। मुझे अंत में आपकी ताकत का परीक्षण करना होगा। अर्जुन देव ने बहुत जल्दी सोचा। वो बुदबुदाया, बूढ़े गगन, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कहें। अर्जुन देव दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं है। जब गगनवीर ने यह सुना तो वो दंग रह गए। वो मुस्कुराए और कहा, बहुत समय हो गया है जब किसी जूनियर ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। उस स्थिति में मैं इसे सीधे कहूंगा, मेरे पास आपके लिए एक मिशन है। यदि आप इसे पार कर सकते हैं तो मैं आपको आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का मौका दूंगा। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो बाहरी संप्रदाय में जाएं और खुद को पहले संयमित करें। उसके बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन देव ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का मौका खो दिया था। मूल रूप से उन्होंने बाहरी संप्रदाय के माध्यम से स्वर्गीय सेबल मंडप में प्रवेश करने का इरादा किया था। यह सुहानी के सिफारिश पत्र की वजह से ही उन्हें यह मौका मिला था। यहां तक कि वो अगर इसे पास नहीं कर सकता था तो कोई नुकसान नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव ने गगनवीर के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसने सौदा करने की कोई बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। गगनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुश हूं कि आपकी ऐसी मानसिकता है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लापरवाह नहीं होंगे। मैं आपको जो मिशन दे रहा हूं उसकी कठिनाई बाहरी संप्रदाय के साल के अंत की परीक्षा के समान है। मैंने आपके लिए जो पिछला दरवाजा खोला है वो आपको केवल आधा साल बचाएगा। शहर के बाहर ईविल विंड वैली में अपनी इच्छानुसार रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट को मार डालो। धोखाधड़ी को रोकने के लिए स्पिरिट बीस्ट की लाश को वापस लाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करूंगा। गगनवीर के बोलने के बाद उन्होंने अर्जुन देव को ईविल विंड वैली के बारे में कुछ जानकारी दी। उसने इसे प्राप्त किया और इसे मौके पर नहीं देखा।
उन्होंने तुरंत छुट्टी ली और सिटी लॉर्ड्स निवास से चले गए। अर्जुन देव को कृपास शहर में एक स्वतंत्र आंगन मिलने के बाद उन्होंने उस जानकारी को देखना शुरू किया जो गगनवीर ने उन्हें सौंपी थी। ईविल विंड वैली कृपस शहर के पश्चिम में स्थित थी। वहां की ठंडी की अत्यंत भारी थी। वहां के अधिकतर स्पिरिट बीस्ट बर्फ के लिए जिम्मेदार थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां आंतरिक संप्रदाय के शिष्य खुद को गुस्सा दिलाते थे। रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट एक मानव मार्शल सेंट के बराबर था। उनकी बुद्धि और चपलता मनुष्यों की तुलना में थोड़ी सी कम होने के अलावा उनकी शुद्ध शक्ति केवल अधिक ही हो सकती है। अर्जुन देव ने एक नज़र डालने के बाद उन्होंने जानकारी को मेज पर फेंक दिया। बहुत कम जानकारी थी, यह बहुत मददगार नहीं थी। अर्जुन देव के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर के रूप में ताकत के साथ उसके लिए रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट को मारना अत्यंत कठिन था। उसके सफल होने की संभावना शून्य के करीब थी। क्या स्वर्गीय सिवल मंडप के आंतरिक संप्रदाय की दहलीज वास्तव में इतनी ऊंची है? अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं। उसके मन में कुछ संदेह था। यदि वो इस तरह का मिशन अंजाम दे तो इसे जीवित रहने की 90% संभावना के रूप में वर्णित करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अर्जुन देव ने आह भरी और लूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया। हुएंग ढांग की ध्वनि के साथ उसने धीरे से कृपाण खींची। ठंडे काले धार से काली रोशनी चमकी। तेज ब्लेड बालों को काट सकता है। अर्जुन देव ने कृपाण के ब्लेड को धीरे से सहलाया। उसके मन में एक सुंदर छवि उभर कर आई। उसने सोचा कि उस व्यक्ति ने उसके लिए सब कुछ किया। उसकी टेकी हुई निगाहें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। वो बुदबुदाया, चाहे तुमने खुद को सील कर लिया हो, मैं तुम्हें जराने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें इस जन्म में फिर से रुलाऊंगा, भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े। मैं संकोच नहीं करूंगा। ये वादा है। जिस क्षण से उसने लूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में पकड़ा और थंडर किंग की विरासत प्राप्त की, उसे जीवन भर इस वादे को निभाना था। कहकर अर्जुन देव ने एक बार फिर से लूनर शैडो कृपाण को म्यान में डाला। उसने यूनिवर्स रिंग से अनंतवीर गौर के शरीर से प्राप्त ड्रैगन सीजिंग हैंड्स मैनुअल को निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक ऐसी तृतीय रैंक की मार्शल टेक्निक थी जिसे सीखने के लिए विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट की आवश्यकता थी। यह अर्जुन देव के ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश के समान थी। हालांकि अर्जुन देव के पास बैटल सेज ओरिजिन्स का चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला था, विरासत में मिली मार्शल स्पिरिट उसके लिए बाधा नहीं थी। ऐसी स्थिति में जहां एक स्वर्ग रैंक की मार्शल टेक्निक दिखाई नहीं दी, एक द्वितीय रैंक की मार्शल टेक्निक निश्चित रूप से दुनिया की सबसे मजबूत मार्शल टेक्निक थी। इसके अलावा अधिक बहुमूल्य था। एक जन्मजात रक्त रेखा के साथ एक महान कबीले से विरासत में मिली द्वितीय रैंक की मार्शल टेक्निक और भी मजबूत होगी। ये ड्रैगन सीजिंग हैंड्स प्राचीन मार्शल टेक्निक से कहीं अधिक शक्तिशाली था जो अर्जुन देव ने प्राचीन अवशेष में प्राप्त किया था। अर्जुन देव ने आधी रात तक इसे ध्यान से देखा और अपने दिल में कुछ समझ लिया। पुसी। अर्जुन देव ने अचानक अपनी चाल चली। उन्होंने एक ही समय पर चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला और ड्रैगन सीजिंग हैंड्स को प्रसारित किया। अर्जुन देव चिल्लाए और अपना दाहिना हाथ आगे की तरफ पटक दिया। एक विशाल काला हाथ दिखाई दिया और एक धमाके के साथ आंगन की पत्थर की मेज टुकड़ों में टूट गई और पत्थर के टुकड़े हवा में विख्याल रूप से नाचने लगे और बाहर निकल गए। अर्जुन देव ने अपना हाथ हटा लिया और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी। इसे विकसित करने के लिए बैटल सेज ओरिजिन का उपयोग करना वास्तव में अधिक कुशल और सफल होना आसान था। आंगन में अर्जुन देव ने लगातार प्रयोग करना शुरू कर दिया। ड्रैगन सीजिंग हैंड के अलावा ऋतुराज लांबा की एस्ट्रल स्वार्ड तकनीक, हरेंद्र रेड्डी की खूनी नरसंहार तलवार तकनीक और दुआन मुम्हारंग की विरासत में मिली मार्शल तकनीक भी थी। उन सभी को चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग करके संशोधित किया गया था। अंत में उन्होंने पाया कि यद्यपि वो इन मार्शल तकनीकों का कुछ बार आजमाने के बाद निष्पादित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक सार समाप्त कर दिया। वो उन्हें आसानी से निष्पादित नहीं कर सकता था। केवल इस ड्रैगन सीजिंग हैंड हाथ में एक मार्शल तकनीक और इसके परिसंचरण पथ की स्पष्ट समझ के साथ निष्पादित करने के लिए कम सार की आवश्यकता होगी। इस तरह की मार्शल तकनीक का वास्तविक युद्ध में मूल्य था। अपना सार समाप्त होने के बाद अर्जुन देव ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अभिशोषित करने के लिए साधना की स्थिति में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उसने एक अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। उनका सार तुरंत अपनी चरम स्थिति में लौट आया। जब अर्जुन देव ने स्पिरिट स्टोन में ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया, तो उनके डेंटियन में साफ पानी का पूल काफी बड़ा हो गया। ये एक सुखद आश्चर्य था।
अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई स्पिरिट स्टोन्स को पसंद करता है। ये चीज काश्तकारों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। भविष्य में मुझे हर दिन एक को अविशोषित करना होगा। मैं इसे इधर उधर पड़ा नहीं छोड़ सकता। अर्जुन देव जैसा व्यक्ति ही चाहता था कि बिना किसी जोखिम के कुछ प्राप्त करना, बिना किसी दिल का दर्द महसूस किए ऐसे शब्द कह सकता था। यहाँ तक कि कुलीन कुलों के शिष्य भी इतनी फिजूल खर्ची करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अर्जुन देव ने आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के बाद ड्रैगन सीजिंग हैंड का अभ्यास करना जारी रखा। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। अर्जुन देव ने अपने सार को पुनः प्राप्त करने के लिए सीधे स्पिरिट स्टोन का उपयोग किया, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। कुछ समय बाद जब अर्जुन देव ने कुछ 100 बार ड्रैगन सीजिंग हैंड का उपयोग किया, तो उन्होंने कुछ छोटी छोटी चीजें खोज निकालीं जिनके बारे में उन्हें अन्य मार्शल तकनीकों में नहीं पता था। जब विशाल हाथ ने दुश्मन पर हमला किया, तो वह विशाल हाथ को तदनुसार आगे बढ़ा सकता था। इस तरह इसकी ताकत और भी मजबूत होगी। इस ट्रिक को खोजने के बाद अर्जुन देव अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। उन्होंने सूर्योदय से लेकर आसमान में अंधेरा होने तक अभ्यास किया। अर्जुन देव ड्रैगन सीजिंग हैंड का कुशलता से उपयोग कर सकते थे। उन्होंने एक बंद मुट्ठी की गति की, इसे आसानी से पीछे हटा दिया और छोड़ दिया। चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला के अलावा अर्जुन देव का एक दिन में इस स्तर तक पहुंचने का मुख्य कारण जमीन पर स्पिरिट स्टोन्स का वह ढेर था जिसमें अब कोई चमक नहीं थी। अनंतवीर गौर को मूल रूप से आधे साल तक उपयोग करने के लिए जिन स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता थी, उन्हें अर्जुन देव ने एक दिन में उपयोग कर लिया। यह अज्ञात था कि अगर अनंतवीर गौर को इस बारे में पता होता तो उनकी अभिव्यक्ति क्या होती। जैसे ही सूर्य पूर्व में उगा, अर्जुन देव अपनी गहरी नींद से जाग गए। नहाने के बाद अर्जुन देव ने सैवेज वन में प्राप्त शिशु गोल्डन लायन का सींग निकाला और उसे तराशने लगे। अर्जुन देव मार्शल सेंट स्पिरिट बीस्ट को चुनौती देते समय लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने गोल्डन लायन किंग की मूर्ति बनाने का फैसला किया। यू यिंग के ड्रैगन की के बिना प्रिंसेस यिंग की मूर्ति कला की शक्ति बहुत कम होगी। दूसरी ओर, अगर अर्जुन देव गोल्डन लायन हॉर्न का उपयोग करके गोल्डन लायन किंग की मूर्ति बनाते हैं, तो इसे नियंत्रित करना बहुत आसान होगा। इस बार वो पिछली बार की तरह जल्दी में नहीं था, वो केवल चलते समय ही नक्काशी कर सकता था। अर्जुन देव अपनी नक्काशी में बहुत सावधानी रखते थे। मूर्ति की सतह पर महीन बाल स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। कुछ देर बाद एक जीवंत गोल्डन लायन किंग मूर्ति पूरी हो गई। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराए और उसे अपने यूनिवर्स रिंग में रख लिया। फिर उसने एक म्याही की शीशी निकाली और उसमें गोल्डन होली बीस्ट का रक्त डाला। फिर उसने धीरे से अपनी हथेली को काट लिया, जिससे उसके शरीर का सार रक्त उसमें विलय हो गया। अर्जुन देव एक नया तावीज बनाना चाहते थे। उस स्थिति में जहां उनके खेती का दायरा नहीं बढ़ा था, वो केवल तावीज की शक्ति बढ़ाने के लिए सामग्री की गुणवत्ता बढ़ा सकते थे। गोल्डन लायन किंग में एक प्राचीन गोल्डन होली बीस्ट की वंशावली थी। ये एक नियमित स्पिरिट बीस्ट के रक्त से कहीं ज्यादा मजबूत था। यदि वो इसका उपयोग एक नया तावीज बनाने के लिए करता, तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से आधी हो जाती। सार रक्त और गोल्डन पवित्र पशु का रक्त पूरी तरह से एक साथ विलय होने के बाद अर्जुन देव ने एक ब्रश और कागज निकाला। उसने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और स्ट्रोक बाय स्ट्रोक करना शुरू कर दिया। ब्रश की नोक से एक हल्की सुनहरी रोशनी फैली। अर्जुन देव ने बहुत धीरे धीरे ड्रॉ किया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुके। जैसे जैसे वो ऊपर नीचे गया, ये बहुत स्वाभाविक था। जोड़ एकदम सही था। अंत में उन्होंने इसे एक सांस में पूरा कर लिया। उन्होंने रैंक 3 बिजली की जिम्मेदार तावीज को अंकित कर लिया। माथे से पसीना पोंछने के बाद अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली। तावीजों को तराशना सबसे थका देने वाली बात थी। जब कोई अत्यधिक केंद्रित होता है, तो वो लापरवाही करने का जोखिम नहीं उठा सकता। यदि कोई स्थिर नहीं होता है, तो तावीज तुरंत बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा ये बहुत सारे सार को समाप्त कर देगा। अर्जुन देव ने नक्काशी जारी रखने से पहले थोड़ी देर आराम किया। उन्होंने एक लाइन में 20 से अधिक तावीज बनाना जारी रखा। पिछले कुछ लोगों के लिए उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उनमें से अधिकांश असफल रहे। उनकी सफलता दर केवल 50% थी। उनके शरीर में सार पूरी तरह से समाप्त होने के बाद अर्जुन देव ने एक अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन निकाला। थोड़ी देर बाद सार तुरंत उनके पूरे शरीर में भर गया। उनके डेंटियन में साफ पानी का पूल फिर से सूज गया। अब वो एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर थे। जब तक अर्जुन देव की इच्छा थी, वो किसी भी समय मार्शल ग्रैंड मास्टर बन सकते थे। ये स्पिरिट स्टोन्स का अद्भुत उपयोग था। सब कुछ तैयार होने के बाद अर्जुन देव जल्दी से शहर से बाहर चले गए। उन्होंने अपनी कमर से लकड़ी का टोकन हटाया
और शहर के फाटकों पर पहरेदारों को दिखाया। शहर से बाहर जाते समय कोई बाधा नहीं थी। ईविल वैली बाहरी शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए एक बहुत उपयुक्त स्थान था। पश्चिमी शहर के द्वार पर कई बाहरी शिष्य समूह बना रहे थे। उनमें से कुछ ने अर्जुन देव को भी अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराया और उन्हें ठुकरा दिया। उनका मिशन केवल स्वयं पूरा किया जा सकता था। यदि स्पिरिट बीस्ट की शव पर अन्य चोटें होती तो वो मिशन को विफल कर देता। ईविल वैली में जाने वाले बहुत सारे लोग थे। अर्जुन देव ने लापरवाही से एक समूह चुना और उनके पीछे चल दिया। उसे रास्ता भटकने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हर कोई बहुत तेजी से चल गया। वे 1 घंटे में ईविल वैली के बाहर पहुंच गए। अर्जुन देव को कुछ हद तक आश्चर्य हुआ कि ईविल वैली का बाहरी भाग उनकी सोच से अलग था। बाहर एक बाजार की तरह था। जगह जगह स्टॉल लगाए गए थे। स्टॉल बहुत साधारण थे। जमीन पर फटे कपड़े की एक परत थी। कपड़े पर तरह तरह की जड़ी बूटियां, स्पिरिट बीस्ट, स्पिरिट कोर और मांस प्रदर्शित किए गए थे। इन सभी लोगों ने स्वर्गीय कृपाण मंडप के बाहरी शिष्यों की वर्दी पहनी हुई थी। कभी कभी मोलभाव करने के लिए फेरी वाले आते थे। दृश्य बहुत हलचल और शोरगुल वाला था। ईविल विंड वैली का सबसे संपूर्ण नक्शा बेचना। सभी प्रकार के स्पिरिट बीस्ट और जड़ी बूटियों के स्थान चिन्हित हैं। यहाँ सबसे कम कीमत, निश्चित रूप से यहाँ सबसे कम कीमत। एक जोरदार चिल्लाहट ने अर्जुन देव का ध्यान आकर्षित किया। ईविल विंड वैली का नक्शा। संयोग से यह कुछ ऐसा था जिसकी उसे तत्काल आवश्यकता थी। अर्जुन देव बिना किसी जल्दबाजी के चला गया। उन्होंने अधीरता के कोई संकेत नहीं दिए। चीजें खरीदते समय यह एक छोटी सी तरकीब थी। किसी को दूसरे पक्ष को अपने सच्चे इरादे नहीं देखने देना चाहिए। स्टॉल का मालिक स्वर्गीय कृपाण मंडप के बाहरी शिष्यों की वर्दी पहने हुए एक युवक था। जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो उन्होंने तुरंत उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अर्जुन देव ने उनसे नक्शा लिया और उसे ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट के स्थान के इस नक्शे पर कोई निशान क्यों नहीं है? युवा स्टॉल मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको यहाँ नया होना चाहिए। इविल विंड वैली में रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। इसके अलावा कोई भी बाहरी शिष्य रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या यह सिर्फ मौत की तलाश नहीं है? बाहरी शिष्य रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट को उकसाते नहीं थे। गगनवीर ने जो कहा था उससे यह अलग क्यों था? अर्जुन देव ने नक्शा नीचे रख दिया और पूछा, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि बाहरी शिष्यों के लिए वर्ष के अंत की परीक्षा रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट को मारने के लिए है? स्टॉल मालिक ने आश्चर्य की अभिव्यक्ति प्रकट की। यह कैसे हो सकता है? वर्ष के अंत की परीक्षा आमतौर पर उस पर आधारित होती है कि आप कितने रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट को मारते हैं। एक बार जब आप एक निश्चित मानक तक पहुंच जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। स्पिरिट बीस्ट के आधार पर यह संख्या हर साल बदलती रहती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना बदल जाता है। मैंने कभी भी साल के अंत की परीक्षा के बारे में नहीं सुना कि जिसमें आपको रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट को मारने की आवश्यकता होती है। क्या यह सिर्फ अपने आप को मौत के घाट उतारना नहीं है? भले ही वो एक आंतरिक शिष्य हो, अगर वे रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट से मिलते हैं तो संप्रदाय उन्हें इतना दूर रहने का निर्देश देता है। बूढ़े, तुमने वास्तव में मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की? अर्जुन देव ने अपने दिल में शाप दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह गगनवीर, जो एक वरिष्ठ विशेषज्ञ की तरह दिखता था, वास्तव में इस तरह की शातिर योजना के साथ आएगा, उसे मारने की कोशिश करेगा। भाई, मुझे लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है। रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट की ताकत एक मार्शल संत के बराबर है। हम इसके लिए एक मैच कैसे हो सकते हैं? मैं आपको सलाह दूंगा कि जल्दबाजी में काम ना करें। उस व्यक्ति ने सद्भावना से कहा। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मैं बस लापरवाही से बोल रहा था। याद दिलाने के लिए धन्यवाद भाई। मुझे अर्जुन देव कहा जाता है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? ललित वर्मा, स्वर्गीय कृपाण मंडप के बाहरी शिष्य। अर्जुन देव ने अन्य स्टॉल मालिकों की ओर देखा जो बाहरी शिष्य थे और उन्होंने पूछा, भाई ललित वर्मा, ईविल विंड वैली के बाहर इतने सारे लोग स्टॉल क्यों लगा रहे हैं? वे खेती करने के बजाय व्यापार क्यों कर रहे हैं? ललित वर्मा ने फूट फूट कर मुस्कुराते हुए कहा, एक बाहरी शिष्य को केवल एक स्पिरिट स्टोन और 1000 चांदी के टेल्स मिलते हैं। यह खेती के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। हर कोई आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता है। पर्याप्त धन के बिना यथास्थिति बनाए रखना असंभव है।
अर्जुन देव सोच में डूबा हुआ था। यह शायद एक ढीले किसान की त्रासदी थी। यदि वह भाग्यशाली नहीं होता कि कुछ कुलीन वंश के शिष्यों का सामान लूट लेता, तो उसे भी इन लोगों की तरह एक स्टॉल लगाना पड़ सकता था। अचानक ललित वर्मा ने कहा, भाई ये वास्तव में यदि आप वास्तव में रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट को खोजना चाहते हैं, तो इस नक्शे पर कुछ स्थान है जहां आप निश्चित रूप से पा सकते हैं। कौन सी जगह है? अर्जुन देव की दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसे अभी भी इस रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट को मारना था। आखिरकार उसने इतनी तैयारी कर ली थी, वह खाली हाथ नहीं लौट सकता था। ललित वर्मा ने नक्शे पर एक स्थान की ओर इशारा किया जिस पर रैंक 5 जड़ी बूटी अंकित थी। यह वह स्थान है जहां रैंक 5 जड़ी बूटी यू बिंग ग्रास स्थित है। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रैंक 6 जड़ी बूटी आइस क्रिस्टल फूल मिलेगा। निश्चित रूप से रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट इस रैंक 6 जड़ी बूटी की रखवाली करेंगे। यहाँ और यहाँ भी है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। इस नक्शे पर सबसे उच्च रैंकिंग वाली जड़ी बूटी केवल रैंक 5 थी। ऐसा लग रहा था कि यह ललित वर्मा कुछ छुपा रहे हैं। मुझे ना समझ होने के लिए क्षमा करें। मुझे आश्चर्य है कि भाई अर्जुन देव रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। ललित वर्मा स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अर्जुन देव केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर था। अगर वह रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट से मिलता है तो उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं थी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस लापरवाही से बोल रहा था। नक्शा कितने का है? मैं इसे खरीद लूंगा। यह देखकर कि अर्जुन देव बोलने को तैयार नहीं थे, ललित वर्मा ने चतुराई से आगे पूछना जारी नहीं रखा। नक्शा बहुत सस्ता है, 200 चांदी के टेल्स। एक नक्शे के लिए 200 चांदी के टेल्स, और आप इसे महंगा नहीं कहते हैं? आप मुझसे मूर्ख की तरह व्यवहार कर रहे होंगे। इतनी कम राशि के साथ अर्जुन देव सौदाबाजी करने के लिए परेशान नहीं हो सकते थे। राय कबीले के खजाने में लूटपाट करने के बाद फ्लाइंग स्नो मैनर पर खर्च किए गए 10 मिलियन सोने के टेल्स के अलावा अर्जुन देव के हाथ में अभी भी 10 मिलियन सोने के टेल्स और सभी प्रकार के स्पिरिट हथियार और औषधीय गोलियां बची हुई थी। ललित वर्मा ने यूनिवर्स रिंग से 1000 चांदी का नोट निकाला और नक्शा ले लिया। जब उन्होंने अर्जुन देव के हाथ पर स्थानिक अंगूठी देखी तो उनकी आंखों में लालच का असंदिग्ध रूप चमका। हालांकि यह जल्द ही गायब हो गया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बदली। उन्होंने उत्साह से शेष पैसा अर्जुन देव को वापस कर दिया और कहा, मैं आप भाई अर्जुन देव की अच्छी फसल की कामना करता हूं। आइए भविष्य में भी साथ में काम करते रहें। जब अर्जुन देव दूर थे तो उन्होंने अर्जुन देव की पीठ की ओर देखा और अपनी आंखों में लालच को नहीं छुपाया। उन्होंने जल्दी से अपना स्टॉल हटा लिया और देखने के लिए आए लोगों को देखकर मुस्कुराए। एवरीवन, मुझे क्षमा करें, आज मैं व्यापार नहीं करूंगा। भीड़ की अजीब निगाहों के नीचे ललित वर्मा जल्दी से वहां से चले गए। वे ईविल विंड वैली के बाहरी इलाके में एक उजाड़ जंगल में भाग गए। जंगल में स्वर्गीय कृपाण मंडप के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की वर्दी पहने हुए कुछ युवा युवक थे। उनके सामने एक शव पड़ा हुआ था। बस यह आदमी कंगाल है। इसके पास केवल 2000 चांदी के टेल्स हैं। इसके अलावा यह टूटा हुआ चांदी है। इसके पास जो औषधीय गोलियां हैं वे सभी रद्दी रंग 2 की गोलियां हैं। किसी ने शाप दिया। समूह का नेतृत्व करने वाले का नाम रोहन सेन था। वह एक अवर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर था। उसके चेहरे पर अमैत्रीपूर्ण भाव था। उसने उदास स्वर में कहा, वर्ष के अंत में अभी कुछ ही महीने शेष हैं। अगर मैं मीडियल ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर के लिए आगे नहीं बढ़ता हूं तो मैं आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। ये सभी लोग स्वर्गीय कृपाण मंडप के बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। वे ढीले किसान थे। खेती के संसाधनों के लिए वे अक्सर ईविल विंड वैली में अकेले काश्तकारों पर घात लगाकर हमला करते थे। कभी कभी वे अपने ही संप्रदाय के सदस्यों पर भी हमला करते थे। जब रोहन सेन ने ललित वर्मा को घबराहट में दौड़ते हुए देखा तो उसने नाखुश होकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? अपनी जान के लिए भाग रहे हो? तुम इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? ललित वर्मा घबरा गए और उन्होंने जल्दी से रोहन सेन को वही बता दिया जो उन्होंने पहले देखा था। रोहन सेन गहरी सोच के भाव प्रकट करता है। उसने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वह अकेला है? उसके हाथ पर स्थानिक अंगूठी है। वह किसी बड़े कबीले का युवा स्वामी होना चाहिए। वह अकेला कैसे हो सकता है? ललित वर्मा ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है। इसके अलावा यह व्यक्ति नया लगता है। वह कुछ भी नहीं जानता और उसने बहुत सारे अजीब सवाल पूछे। उसकी साधना केवल पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर प्रतीत होती है। एक सनक पर 1000 चांदी की कहानियां खर्च करने में सक्षम होने के लिए ये व्यक्ति निश्चित रूप से गरीब नहीं है। इसके अलावा वो अपनी वस्तुओं की कीमत की परवाह नहीं करता है।
वो निश्चित रूप से छोटी उम्र से ही खर्चीला है। बॉस, चलो करते हैं। ललित वर्मा की बातें सुनकर बगल में बैठे किसी ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। वास्तव में वो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर हैं। बॉस, आप उससे अकेले ही निपट सकते हैं। इसके अलावा हम में से कुछ कम से कम मीडियल ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर्स हैं, कोई समस्या नहीं होगी। वास्तव में ऐसा नहीं है कि बॉस ने पहले ऐसा नहीं किया है। इस व्यक्ति पर स्पिरिट स्टोन्स भी हो सकते हैं। बॉस, आपको अभी भी जारी रखना होगा। रोहन सेन में एक अनिश्चित अभिव्यक्ति प्रकट की। उसकी तार्किकता ने उसे बताया कि कुछ गड़बड़ है। एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट के बारे में पूछताछ करने जा रहा था, निश्चित रूप से सरल नहीं था। हालांकि उसके दिल में लालच भाड़ की तरह था, धीरे धीरे उसकी तार्किकता को तोड़ रहा था। जब उन्होंने स्पिरिट स्टोन्स शब्द सुने तो रोहन सेन के दिल में लालच उनकी तार्किकता पर हावी हो गया। उन्होंने ये कहकर खुद को सांत्वना दी, कोई बात नहीं, वो केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर है। अपना मन बनाने के बाद उन्होंने कहा, ललित वर्मा, आपको उस व्यक्ति पर कुछ औषधीय पाउडर छोड़ देना चाहिए था, है ना? ललित वर्मा ने हंसते हुए कहा, यह पक्का है, मैंने पहले ही मानचित्र पर कुछ औषधीय पाउडर लगा दिया है। मैं उस व्यक्ति को किसी भी समय ढूंढ सकता हूं। जब कोई बाहर होता है तो मानव हृदय अथाह होता है। किसी को अपने धन को उजागर नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही सरल सिद्धांत है, खासकर तियानबू महाद्वीप में। मनुष्यों के बीच की लड़ाई जानवरों की तुलना में बहुत अधिक खूनी होती है। इस पर और भी अधिक ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि अर्जुन देव इस सिद्धांत को नहीं समझते थे। दुर्भाग्यवश उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं था और गलती से उन्होंने खुद को उजागर कर दिया। उसने सोचा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि इस ईविल विंड वैली में मानव हृदय भयावह था। वो अपने स्वयं के मानदंडों से दूसरों का न्याय कैसे कर सकता है? ईविल विंड वैली ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। इसे घाटी कहना उचित नहीं था, क्योंकि यह बहुत बड़ी थी। घाटी में ना केवल जंगल था, बल्कि उसके चारों ओर एक नदी भी बहती थी। हर जगह अजीब चट्टानें थीं। ये विशाल और असीम था। घाटी में कई किसान आते जाते थे। एक नदी पार करने के बाद अर्जुन देव सामने के घने जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल बहुत बड़ा था। भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई। जैसे जैसे अर्जुन देव आगे बढ़ते गए, उन्हें बहुत कम लोग दिखाई दिए। पुक्सी खुशी से रोते हुए स्पिरिट ब्लड जेट से बाहर कूद गई। घर में रहने के अलावा अर्जुन देव ने पिछले कुछ दिनों से इसे बाहर नहीं जाने दिया था। मुख्य कारण यह था कि यह बहुत आकर्षक था। इसका बर्फ जैसा सफेद रुआं किसी भी अशुद्धियों से दूषित नहीं था। इसमें आध्यात्मिकता से भरी पानी भरी आंखें भी थीं। एक नजर से कोई भी बता सकता था कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। जंगल के भीतर बाई बहुत उत्साहित थी। जैसे ही वो जमीन पर उतरा, वो तुरंत बहुत दूर भाग गया। अर्जुन देव मन बुद्धि से मुस्कुराए और उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी गति के साथ कोई भी स्पिरिट बीस्ट उसे पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि अर्जुन देव ने फिर भी उसे बहुत दूर न भागने की चेतावनी दी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वो क्रूर स्पिरिट बीस्ट से डरते थे, बल्कि इसलिए कि वो अन्य कसारों से देखे जाने और अनावश्यक परेशानी को आकर्षित करने से डरते थे। अर्जुन देव ने मानचित्र निकाला और उसे ध्यान से देखा। अंत में उन्होंने एक एक करके देखने के लिए आइस क्रिस्टल फ्लावर्स में जाने का निर्णय लिया। गेबिन यून जो भी सोच रहा था, उसने पहले ही इतनी सारी तैयारियां कर ली थी। उसे इसे आजमाना चाहिए था। अगर गेबिन यून उस पर चालें चलाता तो वो उसके साथ बाहर हो जाता। ईविल विंड वैली के भीतर रोहन सेन का समूह उस मार्ग का अनुसरण कर रहा था जो अर्जुन देव ने लिया था। वो बिना किसी जल्दीबाजी के उसके पीछे पीछे चले गए। कभी कभी ललित वर्मा हवा को सूंघते थे। ललित वर्मा का मार्शल स्पिरिट एक साधारण कुत्ता था। ये युद्ध में बहुत उपयोगी नहीं था, लेकिन जब लोगों पर नजर रखने की बात आती है तो ये बहुत मजबूत था। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह के तरीके का इस्तेमाल किया था। उन सबके भाव आराम से थे और उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। बॉस, वो आइस क्रिस्टल फ्लावर्स के पास जा रहा होगा, ललित वर्मा ने थोड़ी देर हवा में सूंघने के बाद कहा। रोहन सेन ने थोड़ी भौएं चढ़ाईं। उसकी अभिव्यक्ति कुछ उदास थी। वो बड़बड़ाया, क्या ये संभव है कि वो वास्तव में रैंक 5 स्पिरिट बीस्ट खोजने जा रहा है? वो केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर है। वो अपना आत्मविश्वास कहाँ से लाता है? बगल में मौजूद ललित वर्मा ने रोहन सेन की बड़बड़ाहट सुनी। उन्होंने कहा, उसके पास किसी तरह का गुप्त खजाना हो सकता है। इस बार उसने वास्तव में एक बड़ी मछली पकड़ी होगी। जब रोहन सेन ने यह सुना तो वो सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने गंभीरता से कहा, यह एकमात्र कारण हो सकता है। ये बच्चा निश्चित रूप से कोई साधारण सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर नहीं है। हमें अपनी सामान्य योजना का पालन नहीं करना होगा। चौथा भाई, तुम अपनी उस चीज का कितनी बार उपयोग कर सकते हो? रोहन सेन ने एक दुबले पतले किसान से मुड़कर कहा।
उस दुबले पतले किसान ने धातु का एक बहुत ही साधारण टुकड़ा निकाला और आश्चर्य से कहा, 2 या 3 बार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर से निपटने के लिए इस चीज का उपयोग करने की आवश्यकता है। रोहन सेन ने धातु का टुकड़ा लिया और उसकी आंखों में एक निर्दयी भाव चमक उठा। उन्होंने कहा, यह बच्चा निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम मेरी बात सुनकर गलत नहीं होगे। मैं व्यक्तिगत रूप से बाद में एक कदम उठाऊंगा। हम शॉर्टकट लेंगे और घात लगाएंगे। हम एक कदम में उससे निपटने की कोशिश करेंगे और कोई अन्य समस्या पैदा नहीं करेंगे। हालांकि ये मानचित्र बहुत महंगा था, लेकिन इस पर अंकित स्पिरिट बीस्ट के स्थान बहुत सटीक थे। अर्जुन देव ने मानचित्र पर दिए गए निर्देशों का पालन किया और समूहों में रहने वाले कुछ स्पिरिट बीस्ट से सफलतापूर्वक बच गया। रास्ते में वो केवल कुछ भटकते हुए स्पिरिट बीस्ट से मिला और उसने आसानी से निपट लिया। अर्जुन देव ने एक रैंक 3 स्पिरिट बीस्ट से निपटा जो उसका रास्ता रोक रहा था। इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि सबसे छोटा मच्छर भी मांस था, अर्जुन देव ने इसके स्पिरिट कोर को निकाला और इसे अपने ब्रह्मांड अंगूठी में रख दिया। पिछली रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद अर्जुन देव ने फिर से मानचित्र निकाला और उसे ध्यान से देखा। इस समय बाई कहीं से बाहर आई और अर्जुन देव के कंधे पर धीरे से छलांग मारी। जब उसने अर्जुन देव के हाथ में मानचित्र देखा, तो वह जिज्ञासा से बाहर देखने चला गया। पुक्सी, इससे पहले कि वो करीब आता, उसे छींक आ गई। मानचित्र से एक परत फैलने लगी। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ी और अपनी सांस रोक दी। उसने जल्दी से अपने हाथ में मानचित्र जमीन पर फेंक दिया। अर्जुन देव ने ब्रह्मांड की अंगूठी से श्वेत पत्र का एक टुकड़ा निकाला और एक एक करके सभी धूल के कणों को एकत्रित किया। अर्जुन देव के मन में हरे रंग का स्पिरिट कोर अपनी आध्यात्मिक भावना के साथ फैल गया और उसने श्वेत पत्र पर पाउडर की संरचना का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। यह हरा बिंदु एक स्पिरिट कोर था जो केवल किमियागारों के पास होता था। अर्जुन देव ने पहले से ही लंबे समय से इसका उपयोग नहीं किया था। इस समय यह काम आया। अपनी आध्यात्मिकता को वापस लेते हुए अर्जुन देव ने लापरवाही से श्वेत पत्र को फेंक दिया और उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। यह केवल एक विशेष गंध वाला कुछ पाउडर था। सौभाग्य से यह जहर नहीं था। अगर यह जहर होता तो वो पहले ही इसके झांसे में आ चुका होता। अर्जुन देव का मुंह ठंडी मुस्कान में बदल गया। उसने फिर से मानचित्र उठाया और उदासीनता से कहा, मानव हृदय एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं समझ सकता। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।